वेलकम बैक टू कपिल फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों, मैं कपिल कुमार आज की इस वीडियो में क्लास 12 के लिए यूनिट 8 जिसका अपना नाम है एटम्स एंड न्यूक्लियाई से रिलेटेड एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो बच्चों, मैं साथ में आपको ये भी बता दूं कि जिस बच्चे ने इस यूनिट की पहली वीडियो वॉच नहीं की है तो वो पहले हमारी फर्स्ट वीडियो को वॉच कीजिए और उसके बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। बच्चों, मैंने ये माना कि ये है मेरे पास में एक एटम। अब आप सभी को पता है एटम के सेंटर पर होता है उसका अपना न्यूक्लियस, और मैं ये भी जानता हूं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अपना चार्ज होता है प्लस का Ze। अब जैसा कि मैंने आपको रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बताया था कि जब हम किसी अल्फा पार्टिकल को जिसका अपना चार्ज होता है प्लस का 2e, इस अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ v वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से बच्चों, v वेलोसिटी से मूव कराते हैं, तो ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नजदीक तक पहुंचता है और वहां से कुछ डिस्टेंस पहले ही रुकता है और रुकने के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब हम एक अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ v वेलोसिटी से मूव कराते हैं तो ये अल्फा पार्टिकल यहां से आगे चलता है और न्यूक्लियस के नजदीक पहुंचकर अपने पाथ को वहां से रिट्रेस कर लेता है। तो इस कंडीशन में न्यूक्लियस के सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पर पहुंचने के बाद ये अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस करता है, इस डिस्टेंस को बच्चों R0 से तो हम रिप्रेजेंट करते हैं और बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बड़े ध्यान से आपको सुनना है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। न्यूक्लियस के सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पर पहुंचने के बाद अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस करता है, तो न्यूक्लियस के सेंटर से उस पॉइंट तक के इस डिस्टेंस को बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और R0 से बच्चों इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए हम एक छोटा सा एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे कि ये जो अल्फा पार्टिकल है जिसका अपना चार्ज है प्लस का 2e, तो इस अल्फा पार्टिकल का बच्चों अपना सर्टेन मास भी होगा, तो मैंने इस बात को लिखा कि इस अल्फा पार्टिकल का जो अपना मास है वो मैंने मान लिया है बच्चों वो है स्मॉल m। तो जब ये अल्फा पार्टिकल यहां से आगे चलेगा तो चलते वक्त इसकी होगी अपनी काइनेटिक एनर्जी। तो पहले मैं लिखना चाहता हूं कि इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। तो मैंने इस बात को लिखा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो देखिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी को मैंने k से रिप्रेजेंट किया या ke बोल दिया और इसका फॉर्मूला होगा हाफ mv²। तो ये होगी अल्फा पार्टिकल के लिए अपनी काइनेटिक एनर्जी और इसे मैंने बच्चों बॉक्स में बंद कर दिया। अब सुनने वाली बात ये होगी कि जब ये अल्फा पार्टिकल यहां से आगे चलेगा और यहां पर जाने के बाद में ये स्टॉप हो जाएगा, जब ये अल्फा पार्टिकल यहां पहुंचेगा और यहां पहुंचने के बाद में रुकेगा, तो रुकने के बाद में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों जो बात मैं बोलने वाला हूं। जब तक ये अल्फा पार्टिकल एटम से बाहर होगा तो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज ने अल्फा पार्टिकल पर कोई रिपल्सन नहीं लगाया होगा और ये अपनी काइनेटिक एनर्जी से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन जैसे ही इसकी एंट्री होगी इस एटम के अंदर, तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम होगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे होगी डिक्रीज। और जब ये इसमें अंदर जाने के लिए वर्क करेगा, जब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो इसे अंदर जाने में वर्क करना पड़ रहा है, तो मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे करके पोटेंशियल एनर्जी में। और जब ये अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंचेगा,
जिसका चार्ज कितना है प्लस का 2e, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली जीरो हो गई होगी और वो बदल चुकी होगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो पहले मैं लिखना चाहता हूं कि अब अल्फा पार्टिकल के पास में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। तो मैंने इस बात को लिखा बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, कि इस अल्फा पार्टिकल की अपनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आप सभी जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगी यू इक्वल्स टू, और बच्चों फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में होता है Q1 Q2। यदि मैं Q1 की बात करूं तो पहला चार्ज यहाँ पर प्लस का 2e होगा, तो मैंने इस बात को लिखा कि हो जाएगा प्लस का 2e। फिर आता है दूसरा चार्ज, और दूसरा चार्ज यहाँ पर हो जाएगा प्लस का कितना बच्चों ZE, और डिवाइड में होगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है दोनों पॉइंट्स के बीच का R0। तो ये हो जाएगी बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब सुनने वाली बात ये होगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो हमने देखा कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंप्लीटली बदल चुकी है पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटी सी बात कही, मैंने लिखा बच्चों कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंप्लीटली बदल चुकी है पोटेंशियल एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इसकी, वो है बच्चों कितनी, 12mv², और ये टोटली बदल चुकी है पोटेंशियल एनर्जी में, जो कि कितनी निकाल चुके हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा कितना बच्चों प्लस का 2ZE² और अपॉन में कितना R0। हमें यहां से फॉर्मूला चाहिए बच्चों R0 को फाइंड करने के लिए, तो आप R0 को इधर ले आइए और इस चीज को इधर ले आओ। तो यहां से R0 के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो बन जाएगा बच्चों R0 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में कितना होगा ये 2ZE², और अपॉन में आएगा बच्चों ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कितना 12mv²। और भी यदि आप इसे लिखना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इस चीज को टोटल काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा R0 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में हो जाएगा ये 2ZE², और डिवाइडेड बाई हो जाएगा बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो फाइनली हमने फॉर्मूला फाइंड किया है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू को बच्चों फाइंड करते हैं। बच्चों अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक छोटे से क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है और मैं एक्सप्लेन करता हूं, बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है। बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है कि गीगर और मार्सडेन ने मिलकर के जो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसके अंदर उन्होंने गोल्ड न्यूक्लियस लिया है और उसके लिए Z की वैल्यू 79 दे रखी है। मतलब गीगर और मार्सडेन ने मिलकर के जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसके अंदर उन्होंने एक गोल्ड न्यूक्लियस लिया था जिसके लिए Z की वैल्यू 79 दे रखी है। फिर इन्होंने बोला है कि अब हमारे पास में एक अल्फा पार्टिकल है जिसे 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से उस गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ भेजा गया। अब ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के नजदीक तक पहुंचता है और पहुंचने के बाद रेस्ट में आता है और अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है। तो इस कंडीशन में उस अल्फा पार्टिकल के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू आपको फाइंड करके बतानी है। तो क्वेश्चन करेंगे कैसे, बड़े ध्यान से देखिए। इधर क्वेश्चन में आपको ये मान लीजिए कि ये बेटा गोल्ड न्यूक्लियस है, ये है गोल्ड न्यूक्लियस जिसके लिए Z की वैल्यू आपके लिए बच्चों 79 दे रखी है। और अब हमारे पास में ये है यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल। इस अल्फा पार्टिकल को हमने यहाँ से 7.7 कितनी काइनेटिक एनर्जी से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी काइनेटिक एनर्जी से इस गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ भेजा था। तो ये यहाँ तक पहुँचने के बाद में अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है।
तो इस कंडीशन में आपको बताना है बच्चों डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा, मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से यहां तक की जो ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस r0, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपसे पूछी गई है। तो सुनेंगे बच्चों बड़े ही ध्यान से। जैसा कि आप सभी जानते हो काइनेटिक एनर्जी के लिए ये दे रखा है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन होना चाहिए ये जूल में। तो सबसे पहले हम इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करेंगे जूल में। तो ये हो जाएगा 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये हो जाएगा 10⁻+6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी कन्वर्ट कर लेंगे जूल में। तो उसके लिए करना ये होगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 7.7 इंटू 10⁻+6, अब इसमें यदि मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और अब ये कन्वर्ट हो चुका है जूल में। किस में कन्वर्ट हो चुका है बच्चों? जूल में। अब ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए। तो अब हम बात करेंगे r0 के लिए। तो आप सभी जानते हो कि r0 का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2ze² और डिवाइडेड बाई होता है काइनेटिक एनर्जी। तो अब सारी वैल्यूज हमारे पास में है और वैल्यूज को पुट करके हमें आंसर फाइंड करना है। तो यहां से बच्चों जो r0 की वैल्यू निकल करके आएगी, यदि मैं बात करूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए, तो इसकी अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। आएगा बच्चों ये 2 और z, तो 2 तो ये रहा और z की वैल्यू कितनी दे रखी है 79। तो मैंने z की जगह पर लिखा बच्चों 79 और इंटू में आएगा ये e का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई आएगा ये काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी आपके पास में ये है। तो ये हो जाएगा 7.7 और इंटू में कितना होगा 10⁻6 और इंटू में हो जाएगा बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना 10⁻⁻19। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद में जो भी आपका आंसर आएगा उस आंसर को दिए हुए आंसर से आपको मैच कर लेना है, वो ही आपका बच्चों करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों चलिए बात करेंगे फिर से एक नए क्वेश्चन की। नया क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है मैं एक्सप्लेन करता हूं, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों कि हमारे पास में है ना एक एल्फा पार्टिकल है, और उस एल्फा पार्टिकल के पास में जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है वो दे रखी है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमने इस एल्फा पार्टिकल को जिसके पास में 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी है, इस एल्फा पार्टिकल को एक कॉपर न्यूक्लियस किसकी तरफ, कॉपर न्यूक्लियस की तरफ सेंड किया, और ये एल्फा पार्टिकल चलता है और जाकर उस कॉपर न्यूक्लियस से टकराता है। न्यूक्लियस से टकराने के बाद में अपने पाथ को फिर वो रिट्रेस कर लेता है। तो जब वो पाथ को रिट्रेस कर लेगा न्यूक्लियस से टकराने के बाद, तो आपको बताना ये होगा कि उस कॉपर न्यूक्लियस का साइज कितना होगा, कॉपर न्यूक्लियस का साइज कितना होगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, बड़े ही ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों कि हमारे पास में मान लीजिए ये है कॉपर न्यूक्लियस। क्या है बच्चों ये कॉपर न्यूक्लियस है। अब हमारे पास में एक है ये एल्फा पार्टिकल, और इस एल्फा पार्टिकल के पास में जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है, क्या है बच्चों काइनेटिक एनर्जी, वो दे रखी है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी दे रखी है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने इस एल्फा पार्टिकल को इस कॉपर न्यूक्लियस की तरफ भेजा, तो ये एल्फा पार्टिकल यहां से चलता है और चलकर सीधे कॉपर न्यूक्लियस से ही टकरा जाता है, और टकराने के बाद में अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है। जब ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगा तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि न्यूक्लियस का साइज कितना होगा, मतलब न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा। तो मैं यहां पर आपसे एक छोटी सी बात कहना ये चाहूंगा कि इस कंडीशन में
जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है, क्योंकि इस बार अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से टकरा चुका है, तो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट होता था ना, वो ही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट यहाँ पर न्यूक्लियस के रेडियस के बराबर ही होगा, न्यूक्लियस के रेडियस के बराबर ही होगा। तो फाइनली आपको यहाँ पर फाइंड करना था आर नॉट। क्या फाइंड करना है बच्चों? आर नॉट। अब बात ये आती है कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है और होनी चाहिए जूल में। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 10 मेगा को बेटा कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो पहले मैं लिखे ही देता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब यदि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट 6 और 1 हो जाएगा 7, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यदि जूल में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम 10 टू दी पावर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। तो ये हो जाएगी अल्फा पार्टिकल की अपनी काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल की अपनी काइनेटिक एनर्जी। आपको जेड की वैल्यू दे ही रखी है और फाइंड करना है आर नॉट। तो बच्चों आपने आर नॉट के लिए है ना एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जो आर नॉट होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में 2ZE² और डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी होता है, डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी होता है। तो चलिए बच्चों अब इसमें सारी वैल्यूज को हम पुट करते हैं। तो जब वैल्यूज को पुट करोगे तो पुट करने के बाद में जो आर नॉट आएगा निकल कर, अब आप सभी जानते हो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है बच्चों 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और इंटू में ये हो जाएगा 2 के साथ में है जेड, तो 2 और जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 29 इंटू में होगा ई का स्क्वायर और ई सभी जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 होता है, इसका भी कर देंगे हम होल स्क्वायर और डिवाइड में आएगा क्या, डिवाइड में आएगा काइनेटिक एनर्जी जो कि इतनी है, इतनी बोले तो कितनी 10 टू दी पावर 7 और इंटू में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। अब बच्चों इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो जो भी सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर आएगा, जो भी आंसर यहाँ से आपका निकल करके आएगा उस आंसर को आप दिए हुए आंसर से मैच कर लीजिएगा, आंसर इतना ही होगा। तो चलिए बच्चों बात करते हैं फिर से एक नए क्वेश्चन के लिए। और ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों CBSE 2012 में पूछा भी जा चुका है, तो एक बेहद शानदार क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है मैं एक्सप्लेन करता हूं, बड़े ही ध्यान से आप सुनिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास में ये एक अल्फा पार्टिकल है और हमने इस अल्फा पार्टिकल को 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से गोल्ड फॉइल की तरफ भेजा। किसकी तरफ भेजा बच्चों? गोल्ड फॉइल की तरफ। तो ये अल्फा पार्टिकल जब इतनी काइनेटिक एनर्जी से गोल्ड फॉइल की तरफ भेजा जाता है तो ये गोल्ड फॉइल से टकराता है और टकराकर अपने पाथ से, इनिशियल पाथ से 180 डिग्री के एंगल पर स्कैटर हो जाता है। तो अब बताना यह है कि जब ये 180 डिग्री के एंगल से स्कैटर होगा तो एटम के अंदर जितने वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज होता है वो वॉल्यूम कितना होगा, वो वॉल्यूम आपको यहां पर बताना है। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात ये भी बता दूं कि मान लीजिए ये हमारे पास में है एक अल्फा पार्टिकल और जब हम इस अल्फा पार्टिकल को यहां से गोल्ड फॉइल की तरफ भेजेंगे तो गोल्ड फॉइल की न्यूक्लियस से टकराएगा और टकराकर जब 180 डिग्री एंगल पर स्कैटर होगा तो मतलब ये अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस कर लेगा। 180 डिग्री का मतलब है उसी पाथ पर जाएगा, टकराएगा और वापस उसी पाथ पर आ जाएगा। जब ये टकराकर यहां से वापस आएगा तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि यहां पर इस न्यूक्लियस के लिए जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू होगी आर नॉट, वो ही बच्चों यहां पर है ना न्यूक्लियस के रेडियस के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? न्यूक्लियस के रेडियस के। तो पहले यहां से आपको आर नॉट फाइंड करना है, मतलब रेडियस आ जाएगा और रेडियस आते ही वॉल्यूम के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। तो चलिए करते हैं। अब आप जैसा कि देख रहे हो यहां पर अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है बच्चों 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 मेगा को कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू दी पावर 6। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के भी यदि जूल बनाने हो
तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बोले तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कर दी जाएगी यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो ऐसा करने से ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई बच्चों किस में, जूल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जूल में। अब जेड की वैल्यू दे रखी है कितनी, 79। तो पहले आप यहाँ पर फाइंड कर लेंगे R0। क्या फाइंड कर लेंगे बच्चों, R0। अब आपको पता है R0 के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 और इनटू में होता है 2ZE² और अपॉन में होता है बच्चों कितना, काइनेटिक एनर्जी। तो यदि मैं अब आपसे यहाँ पर कहना चाहूँ तो ये हो जाएगा R0। अब इतने की वैल्यू जो होती है ना, आप सभी जानते हो वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹ कितना, 9 इंटू 2 को 2 रहने दो, जेड की वैल्यू 79 दे रखी है। बात करते हैं ई की, और आप सभी जानते हो ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना, 19। तो इसका कर देंगे होल स्क्वायर और डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है बच्चों इतनी, इतनी बोले तो कितनी, 4 इंटू 10⁻6 और इंटू में हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इस चीज़ को पहले आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में यहाँ से R0 की जो भी वैल्यू आएगी निकल कर, पहले वो आपको फाइंड कर लेनी है। मतलब आपके पास में न्यूक्लियस का वॉल्यूम, न्यूक्लियस का जो रेडियस है ना वो रेडियस आ जाएगा, लेकिन ऑल्टरनेटली आपसे पूछा गया है न्यूक्लियस का वॉल्यूम, न्यूक्लियस का वॉल्यूम। तो हम फाइनली लिखेंगे बच्चों कि यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा न्यूक्लियस का, तो मैंने लिखा देयरफॉर जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, या तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कह दो या ये कह दो कि जितने वॉल्यूम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो वॉल्यूम, वो हो जाएगा V इक्वल्स टू, क्योंकि न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप की होती है, तो ये हो जाएगा बच्चों 4/3πr0 क्यूब, R0 का क्यूब। अब इसमें सारी वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे और फिर से अपना फाइनल आंसर जो भी आएगा वो आंसर आपको फाइंड करना है और फाइंड करके दिए गए आंसर से मैच कर लेना है। और यदि आपका आंसर मैच ना करे तो हमें कमेंट करके बताना है, ताकि हम आपका जो ये क्वेश्चन है उसमें कहाँ मिस्टेक है वो जज कर सकें। और बच्चों आज की इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही सॉल्व करेंगे, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल कपिल फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।